हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो है जो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे है। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और अदर भी पर्पज़ से बहुत लोग जो ट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं उनके लिए। तो डिटेल्ड जो भी सिलेबस है ट्रैक्शन का, उस पर बेस्ड ये वीडियो मैंने बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे हम लोग समझने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा यार, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 1, ट्रैक्शन सिस्टम एंड इट्स लेटेस्ट ट्रेंड, है ना। ट्रैक्शन सिस्टम एंड इट्स लेटेस्ट ट्रेंड, इससे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, सबसे पहले ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड जो आ रहा है ना, तो ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग अलोंग सरफेस। मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को किसी सरफेस पे खींचने या धक्का देने के प्रोसेस या एक्शन को ही ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे अब समझने की कोशिश करते हैं कि इससे कैसे रिलेटेड है कि चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं वो समझ लो बेसिकली। और इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग? रेलवेज़ के बारे में, है ना। पुलिंग ऑफ रेलवेज़ और लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स किसे कहते हैं, रेलवे क्या है आप सब समझते हैं। लोकोमोटिव्स किसे कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, एक्शन ऑफ पुलिंग और पुशिंग समथिंग ओवर सरफेस क्या है। ये आप देखिए, ये पुल बना हुआ है दिख रहा है। अब पुल के ऊपर ट्रैक लगा हुआ होगा, ट्रैक लगा हुआ है और ट्रैक के ऊपर ये दिख रहा है आपको ट्रेन। इतना बड़ा सा ट्रेन, खूबसूरत सा ट्रेन है, एक खूबसूरत से पुल से पास हो रही है। इसको कहते हैं हम लोग लोकोमोटिव्स। क्या कहते हैं इसको? लोकोमोटिव्स। और बाकी रिमेनिंग पार्ट को आप लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोचेस, है ना। तो ये बेसिक नॉलेज थी। अब ये कोचेस किसके हेल्प से इसमें रन करते हैं, खिंचाते हैं? ये लोकोमोटिव्स ये से हेल्प से। लोकोमोटिव्स को ही हम लोग आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? इंजन। ट्रेन की इंजन, ठीक है। इसी के हेल्प से बाकी ट्रेन के सिस्टम को खींचा जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज और इसी के बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे। और ओवरऑल मेनली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो ये लोकोमोटिव्स के बारे में, ये इंजन के बारे में हम लोगों को चैप्टर में पूरा पढ़ना है। चैप्टर में नहीं, पूरे ट्रैक्शन के सिलेबस में, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्शन का मतलब समझ आ गया। ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है? अब ट्रैक्शन सिस्टम होता है कि जो भी सिस्टम रिक्वायर्ड है या फिर इन्वॉल्व्ड है इस लोकोमोटिव को रन कराने में, उसको कहते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। अब ट्रैक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? मेनली जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो मोटर होगा, है कि नहीं। अब वो मोटर कौन कौन सा हो सकता है? डीजल इंजन ड्राइव्स। ड्राइव्स का यहाँ मतलब होता है मोटर, बस सिंपल समझ लो। ड्राइव्स का क्या मतलब है कि मोटर को कहते हैं हम लोग ड्राइव। स्टीम इंजन ड्राइव या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, तीन तरह का चीज़ हो सकता है जो कि ट्रैक्शन सिस्टम इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये बेसिक नॉलेज थी। आगे बढ़ते हैं। इसी देखो, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एकदम टू द पॉइंट, आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, इधर उधर कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, ताकि आपको हेल्प हो पूरे पूरे एग्ज़ाम में। और ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और आपको नोट्स अगर चाहिए, इसका प्रॉपर नोट्स लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा टेलीग्राम का नंबर, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी है एक्चुअली, ये सिलेबस में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे क्या है? कहता है कि फर्स्ट ट्रेन कब चली थी। फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो मद्रास में प्रपोज हुई थी, मतलब चली नहीं थी, ये प्रपोजल रखा गया था। कब? 1832 को, 1832 को प्रपोजल रखा गया था। और वो ट्रेन कैसा था? तो वो गुड्स ट्रेन था, समझ गए आप। पहला ट्रेन। और ये चला कब था? तो 1837 में, 1837 में,
ये मद्रास वाली ही ट्रेन है, ये गुड्स ट्रेन ही है। प्रपोजल इसका रखा गया था 1832 को मद्रास में, और चली थी ये 1837। ऑब्वियसली ट्रैक से लेकर रेलवे लोकोमोटिव से लेकर इंजन से लेकर बोगी वगैरह फलाना ठिकाना कोचेज सब बनाने में टाइम लगे होंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो फ्रॉम रेड हिल्स टू चिंताद्रीपेट ब्रिज इन मद्रास, चिंताद्रीपेट ब्रिज इन मद्रास, कहाँ से, रेड हिल से यहाँ तक। अब देखिए ये बेसिक नॉलेज है जनरल नॉलेज के भी केस में, लेकिन बहुत कोई फर्स्ट ट्रेन की हम लोग जैसे ही बात करते हैं तो फटाक से आंसर निकल के आता है कि कहाँ से कहाँ चला था। मुंबई टू थाने चला था और 1853 में चला था। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ट्रेन चली थी वो थी पैसेंजर ट्रेन। पहली ट्रेन थी वो गुड्स ट्रेन चली थी, और इससे भी पहले चली थी कब, 1837 में। लेकिन 16 अप्रैल 1853 में जो चली थी वो पैसेंजर ट्रेन थी, जो कि मुंबई से थाने, मुंबई और थाने के बीच में चली थी। इसकी और बातें मैं बताऊं तो क्या था कि ये 3 स्टीम इंजन इसमें लगाए गए थे, मतलब 3 लोकोमोटिव्स लगाए गए थे, है ना, 3 स्टीम इंजन या लोकोमोटिव्स इसमें लगाए थे। और ये 400 आदमियों को लेकर के बढ़ा था अपने मुंबई से थाने की डेस्टिनेशन तक। इसमें 14 कोचेज़ थे या कैरीज बोल सकते हैं आप। और ये जो गेज ब्रॉड गेज के ये में चलता था, जिसका 5.6 इंच होता है, 5 फीट 6 इंच, सॉरी 5 फीट 6 इंच होता है जिसका ब्रॉड गेज का वो चौड़ाई। ब्रॉड गेज क्या होता है ये सब सभी आगे चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू भी मैं बता देता हूँ आपको किसको कहते हैं। जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन की पटरी है, सॉरी ट्रेन नहीं है, ठीक है, तो ये रेल्स इसको जिसको कहते हैं, पटरी को क्या कहते हैं, रेल्स। इसको ये जो 2 लाइन्स ऐसे रहती है ना, उसको रेल्स कहते हैं। तो इनके जो बीच की दूरी होती है इसी को हम लोग नापते हैं और इसी पे क्लासीफाई करते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, नैरोअर गेज, समथिंग लाइक दिस, है ना। नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो तब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर जो चला था ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन फर्स्ट मुंबई से थाने, वो ब्रॉड गेज में चला था, और जिसकी ब्रॉड गेज की जो ये डिस्टेंस होती है इन दोनों रेल्स के बीच की, वो होती है 5 फीट एंड 6 इंच, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर चलता है। नेक्स्ट पेज में क्या है, इंडियन रेलवे एट प्रेजेंट क्या है वो हमें देखना है। अब इंडियन रेलवे एट प्रेजेंट का मतलब क्या है वो सब हमें देखना है। देखो, इंडियन रेलवे अभी भी कोई डिफाइंड जो स्पीड है, मतलब डिफाइंड जो स्टैंडर्ड स्पीड है, हाई स्पीड जिसको बोलते हैं, हाई स्पीड रेलवे एक भी नहीं चलती है अभी भारत में, आप ध्यान रखो। क्योंकि जो डिफाइंड स्टैंडर्ड स्पीड है वो है 250 किलोमीटर पर आवर। क्या है वो, 250 किलोमीटर पर आवर डिफाइंड स्पीड है, और या फिर इससे ज़्यादा अगर हाई स्पीड की बात करें तो। लेकिन इंडिया में तो एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है। जो इंडिया में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो वंदे भारत है, और उसका ऑपरेशनल स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर वंदे भारत का एकमात्र है, ये ऑपरेशनल स्पीड है, अभी भी ध्यान रखें। लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस इसको चलाया जाता है कितना, 130 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से। ये सब सारे डेटाज या फिर ये सभी सिलेबस के पार्ट हैं, आपको काम आएंगे, लिखने में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे चलता है। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन की बात करेंगे तो आप लोग सभी को याद आएगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बुलेट ट्रेन की बहुत सारी बातें करी थी। तो वो हमारे जापान की मदद से एक ट्रैक बन रही है मुंबई टू अहमदाबाद, जो कि 500 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, और वो उस ट्रैक में जो टॉप स्पीड ट्रेन चलेगी उसमें एक्चुअली बुलेट ट्रेन आप कह सकते हैं या फिर हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, जिसका ऑपरेशनल स्पीड होगा 320 किलोमीटर पर आवर। 320 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा किसका, जो बन रही है अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये ट्रैक बिछ रहा है, 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग जो डाटा है वो ये क्या है कि जापान है जो इस ट्रैक का, इस पूरे जो नए रेलवे नेटवर्क बन रहे हैं मुंबई टू अहमदाबाद, इसका पूरा 80% कवर करेगा। जितना भी कॉस्ट लग रहा है उसका 80% कवर करेगा कितना, जापान। कवर करेगा मतलब फ्री में नहीं दे देगा, आप ये मत समझना। कवर करेगा मतलब ये एज अ लोन देगा। हाँ, लेकिन लोन भी कैसा देगा, सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन एक तरह का ही लोन है जो कि बाकी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उससे कुछ कम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा
सबसे कम इंटरेस्ट में जो लोन देगा उसी को सॉफ्ट लोन कहते हैं। तो जापान बाकी मार्केट, बाकी कंट्रीज जो लोन दे रहे हैं उससे सस्ते में लोन दिया है, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया है, इसीलिए उसको सॉफ्ट लोन कहते हैं। और वो 80% लोन लेकर के भारत सरकार उस रेलवे को बना रही है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ना, रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रही है अभी रेलवे में। तो आप अगर मेट्रोज़ की बात करें भारत में, ठीक है, अगर भारत में मेट्रोज़ की बात करें, ठीक, मेट्रोज़ आप जानते हैं सभी, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली में चलते हैं, मुंबई में चलते हैं, कोलकाता में चलती है ना। तो इन सब सिटीज़ में जो बहुत सारे सिटीज़ में अभी मेट्रोज़ बन रही है, हैदराबाद लाइक बन रही है वहाँ पर, है ना। तो जो सबसे टॉप स्पीड है अभी मेट्रोज़ की, वो है डिज़ाइंड स्पीड, जिसको कहते हैं डिज़ाइंड स्पीड और चल रही है स्पीड, इसमें फ़र्क होती है। तो टॉप स्पीड कितनी, 135 किलोमीटर पर आवर। और ऑपरेशनल स्पीड क्या है इसका, 120 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही सेफ्टी रीजन को हम ध्यान में रखेंगे, और वो 135 किलोमीटर पर आवर वाला ये नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो बताना भी हमारे लिए, वो मतलब वो उतने स्पीड में चलाना हमारे लिए सेफ्टी पर्पज से वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए। और ये कहाँ पर है, तो दिल्ली टू एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट जो है उसके बीच में डिस्टेंस है जो भी है, वहाँ पे ये है मेट्रो चलती है, जो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलती है अभी, है ना, जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रही हैं। अब बात करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स में एक नया और चीज़ है, जो मोनोरेल की बात करते हैं हम लोग। मोनोरेल होता क्या है, मोनोरेल होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, मोनोरेल यही है मोनोरेल। अभी समझाते हैं ये है क्या। मछली जैसा तो दिख रहा है, लेकिन ये मछली है नहीं एक्चुअली। ये ऊपर में ट्रेन है और ये नीचे रेल बिछा हुआ है। मोनोरेल का मतलब होता है, इसको दो पार्ट में बांट दो अगर, तो मोनो एक अलग हुआ और एक रेल अलग हुआ। रेल का मतलब आपको हम बता चुके हैं कि क्या है रेल का मतलब, यार रेल का मतलब है पटरी, है ना। इसको रेल कहते हैं, इसको एक रेल, इसको दो, दूसरा रेल। तो मोनोरेल में क्या होता है, ऐसा पटरी नहीं होता है। मोनोरेल में सिंगल एक रेल ऐसा होता है, इस तरह का, है ना, जो यहाँ पे दिख सकता है आपको इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में जो दिख सकता है। तो इस डायग्राम में जो दिख रही है आपको, ये मोनोरेल है, मतलब ये सिंगल रेल होता है। इसमें सिंगल एक ही ट्रैक में दो पटरियाँ नहीं होती है, एक ही पटरी होती है। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। पहली बार मोनोरेल का कॉन्सेप्ट आया था 1820 ईस्वी में, वो भी कहाँ पे, रशिया में। वो प्रोटोटाइप, मतलब ये अभी कुछ हुआ नहीं है, बस ऐसे मॉडल रखे हम लोग, मॉडल दिखाए हैं कि ऐसा बना सकते हैं हम लोग मोनोरेल, है ना। लेकिन इसको बनाया गया कब, चलाया गया कब, 1876 ईस्वी में, मतलब इतने साल लग गए इसको चलाने के लिए। प्राइमरी एडवांटेज क्या है इस मोनोरेल का, तो सबसे पहले कि कन्वेंशनल जो रेल्स थे उनसे अलग हट करके था, ये पहली बात। दूसरी बात, जो कन्वेंशनल रेल होते हैं उसमें दो रेल्स होते हैं ना, ट्रेन्स होते हैं उसमें दो पटरियाँ होती, पटरियाँ में दो रेल्स होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है हॉरिजॉन्टली भी, और वर्टिकली भी अगर बात करें, कहीं पे पुलिया भी बनाना है रेल को पार करने के लिए, तो वहाँ पर भी ये वर्टिकल भी स्पेस ज़्यादा लेता है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लाएँ किसका, मोनोरेल्स का। मोनोरेल्स में देखिए आप, अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस का भी बात करेंगे तो सिंगल रेल है ना, सिंगल रेल है तो कम लेगा, और वर्टिकल स्पेस भी कम लेगा ये। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मोनोरेल्स को लेकर के, ये एडवांटेज है। सो इसमें अब ये थोड़ा सा कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा इसमें। अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पिलर्स बनाने में, जो चौड़ी पिलर्स बनाने में जो खर्च आएंगी वो भी बच जाएगा, है ना, कम खर्च लगेगा पतला पिलर बनाने में। तो ये इसका फ़ायदा था। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोनोरेल्स इन इंडिया थोड़ा जान लेते हैं। क्या इंडिया में भी ऐसा ट्रेन चलता है जिसमें सिंगल ट्रैक पे, बिल्कुल चलता है भाई, हमारा इंडिया इतना पीछे नहीं है। और जान के आप हैरान रहेंगे कि इंडिया में जो ट्रेन चलती है उसकी लंबाई, मतलब मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, जो मोनोरेल चलती है उसकी लंबाई है 19.17 किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट मोनोरेल नेटवर्क है। आप समझिए, मतलब पूरे विश्व का तीसरे नंबर पर मोनोरेल नेटवर्क के नाम, लंबाई के मामले में मोनोरेल नेटवर्क इंडिया में है ना। वो कहाँ से कहाँ है,
आप ये है मुंबई में, कहाँ पे, चैम्बूर वडाला टू जैकब सर्कल है ना, ये चैम्बूर वडाला टू जैकब सर्कल में है। ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो। स्टार्ट कब किया गया, 2014 में। इम्प्लीमेंट किया गया इसको 3 फेजेज़ में है ना, 3 फेज़ में इसको बनाया गया है। टोटल ये सन 19.17 किलोमीटर कवर करता है मोनोरेल, और ये 17 स्टेशन से होकर गुजरता है। इसकी मैं थोड़ी से अगर आगे बढ़ जाऊँ और इसके बारे में बताता हूँ आपको, तो ये मोनोरेल्स बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा फेल्योर सिस्टम है आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अगर सक्सेसफुल होता देन इट विल बी कंटिन्यूड, और अभी और भी मोनोरेल्स बने होते, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जिसकी वजह से इसे नहीं उतने अच्छे से बनाया जा पाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या है, मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव या मैग्नेटिक सस्पेंशन। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है ना। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है, मैगलेव क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पेंशन क्या होता है, बताते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड विथ नो सपोर्ट अदर देन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ऐसा ये है जिसमें आपको ये डायग्राम दिखाते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट, ये 2 बाबा साधु दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। एक ये टकले साहब हैं, और एक इनका जो समझ गए आप क्या है, ये 2 बाबा हैं। ये अगर ये डंडा को हटा दिया जाए तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये बिना सपोर्ट के इसके ऊपर लटका हुआ है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यही है मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। इसको व्हीललेस ट्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे व्हील नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक लेविटेशन 3 टाइप से अचीव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये एक ट्रेन है, समझ लो क्या करना है मैग्नेटिक लेविटेशन में, और ये क्या है, रेल, मतलब कि पटरी। इन दोनों के, ट्रेन में चक्का नहीं लगा हुआ है, व्हील नहीं लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में ये व्हील नहीं लगा हुआ है, मैं लगा के बता दिया आपको। और इन दोनों के बीच में एक गैप मेंटेन रहता है, और ये इस तरह से ये गैप मेंटेन करते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। इस गैप को मेंटेन करने के प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। और इसको अचीव कैसे करते हैं, मैग्नेटिक से, मैग्नेटिक फील्ड से। आप जानते हैं 3 तरीके का मैग्नेटिक लेविटेशन अचीव करने का 3 तरीका है। पहला क्या है, परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटोडायनेमिक सस्पेंशन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन, जिसको ईएमएस भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। ये इतने तरह का हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लेविटेशन करने का तरीका है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, मैग्नेटोडायनेमिक सस्पेंशन, या फिर इसी को परमानेंट मैग्नेट सस्पेंशन इसको कहते हैं, है ना। दिस लेविटेशन स्कीम इज बेस्ड ऑन रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 परमानेंट मैग्नेट एंड सेम पोलैरिटी माउंटेड ऑन द रेल एंड द व्हीकल। अब ये समझ लो, ये बाबा जी को फिर से ले आते हैं हम लोग पिक्चर में, क्या कह रहे हैं ये समझ लो। ये टकले के ऊपर क्या है कि एक रेल या फिर पटरी बिछी हुई है ना। टकले के ऊपर क्या है, पटरी बिछी हुई है। चलो बिछा देते हैं, समझने में आसानी हो इसलिए कर रहे हैं। और ये साहब को हम बना देते हैं कि ये समझ लेते हैं क्या है, ये ट्रेन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके पिछवाड़े पे लगा देते हैं एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर फेस कर रहा है, और इसके सर पे भी एक लगा देते हैं मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, इधर फेस कर रहा है, इधर, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल इधर और ये नॉर्थ पोल इधर। क्या होगा इन दोनों के बीच में, ये एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहेंगे। ये साहब चाहेंगे कि इसके सर पे हम बैठ जाएं, लेकिन सिंस दोनों का सेम पोलैरिटी ऐसे है तो ये एक दूसरे को रिपेल करके रखेगा। समझ रहे हो, यही प्रोसेस है जो मैग्नेटोडायनेमिक में करते हैं। मतलब परमानेंट मैग्नेट ये व्हीकल में भी लगा देते हैं, ट्रेन में, और परमानेंट मैग्नेट ये रेल में भी लगा देते हैं, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे रहे, इस तरह की। ये एक तरीका है, ऐसे अचीव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका घाटा क्या है, मान लो एक बार कर दिए तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जितना, ये फोर्स, मतलब ये फोर्स पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों का रिपल्सन फोर्स कितना है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये कितना हाइट पे ये लटक रहा है, इस पे इन दोनों बीच के डिस्टेंस को
डिस्टेंस किस पे निर्भर करेगा? ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग एक बार अचीव कर लें तो फिर इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक जोरदार क्या है, घाटा है ना। तो इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, मतलब ये डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं हम लोग, जितना डिस्टेंस हो जाएगा उतना ही रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन क्या होता है, EMS। द लेविटेशन स्कीम यहाँ पर क्या होता है, इज बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन द व्हीकल एंड आयरन रेल दैट इज, और आयरन बॉडी माउंटेड अलोंग द। यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये डायग्राम को गौर से देखें। ये वाला पोर्शन क्या है, ये है रेल मतलब पटरी, और ये क्या है, ये है हमारा ट्रेन। क्या करते हैं कि ट्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, लेविटेशन मैग्नेट जिसको बोल रहा है। और ये पटरी में भी हम लोग लगाते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पटरी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं और रेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। उससे क्या होता है, अब यहाँ पे कि फिर से अगर करंट सप्लाई देंगे दोनों में तो फिर से वही कहानी होगा, मैग्नेट मैग्नेट बनेगा, सेम पोलैरिटी बनेगा, वैसा ही करंट सप्लाई देंगे, डायरेक्शन वैसा प्रोवाइड करेंगे कि सेम पोलैरिटी दोनों एक दूसरे को बनाए, और ताकि ये रेल यहाँ पर एक दूसरे से लटका, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखे रेल और ट्रेन के बीच में। उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे हैं आप लोग को पता है, कॉइल लपेट देंगे। कहाँ पे कॉइल लपेटेंगे, ट्रेन में भी या फिर व्हीकल में भी, इसको व्हीकल भी बोल सकते हैं या ट्रेन भी बोल सकते हैं, और इसको रेल भी बोल सकते हैं या फिर पटरी भी बोल सकते हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉइल लपेटते हैं, करंट प्रोवाइड कर देंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द रेल एंड व्हीकल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ क्या, एक्साइटेशन करंट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है EMS का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन का। लास्ट में बचा इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन क्या होता है, इसमें देखो। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन में क्या है कि दिस सस्पेंशन स्कीम इज बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ऑन द व्हीकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग ऑन द स्पेशल कंडक्टिंग लूप, दैट इज शॉर्ट सर्किटेड लूप। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन में, इसमें भी सेम है, ये पटरी है और ये हमारा व्हीकल है। यहाँ पे दोनों में क्या ये है कि व्हीकल से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, और इसमें और पटरी में क्या करते हैं, कॉइल बिछा देते हैं, है ना, पटरी में कॉइल बिछा देते हैं। और इससे होता क्या है, अब ये देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड व्हीकल में डेवलप करने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसे लाइक परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट और कंट्रोल्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ करना है। अभी क्या करता है, जैसे ही ये व्हीकल मूव करेगा, मान लो ये मैग्नेट है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसका, ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ऐसा होगा या नहीं, बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा, ठीक है, या जैसा भी होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होगा कि और ये अगर मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स इस कॉइल में कट करेंगे, है ना, पटरी में जो कॉइल लगा हुआ है उसमें कट करेंगे। अब इसमें कॉइल में कट करेंगे तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से द इफ़ फ्लक्स कट्स कंडक्टर, है ना, तो उसमें क्या होगा कि या फिर अगर रेट ऑफ चेंज अगर चेंज हो फ्लक्स कटिंग में के रेट में चेंज हो किसी भी कॉइल या कंडक्टर के अलोंग, तो उस कंडक्टर में वोल्टेज या EMF जनरेट होगा। अब अगर ये शॉर्ट सर्किटेड लूप रहा, कंडक्टिंग लूप, तो इसमें करंट भी आएगा, और करंट जैसे आया तो फिर से इंटर्न करंट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की ओर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, तीन तरह का होता है, DC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम,
डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, कंपोजिट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, है ना। सिलेक्शन इन तीनों का कैसे डिपेंड, ये इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है ये इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का मतलब आप सीधा समझ लो लोकोमोटिव्स की बात कर रहे हैं ना। अब लोकोमोटिव समझते हैं आप लोग क्या होता है, इंजन अभी बताया था आपको, है ना। इंजन को बोलते हैं कंपोजिट सिस्टम। सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, टाइप्स ऑफ एन एप्लीकेशन एरिया और ऑन द सर्विसेज लाइक अर्बन, सबअर्बन एंड मेन लाइन सर्विसेज। ठीक है कि नहीं, मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सर्विस के लिए किस लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग उस पे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है। डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या फ़ायदा है। डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है 3 तरीके का, मतलब 300 से 3000 वोल्ट तक का डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। मतलब क्या है, लोकोमोटिव में डीसी सप्लाई देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। एसी में क्या होता है, ये एक एसी में 2 टाइप का सप्लाई होता है, एक 15 किलो वोल्ट, है ना, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी देते हैं वो 16.717 हर्ट्ज, यहाँ पे 1 छोड़ा हुआ है, 16.17 हर्ट्ज। और दूसरा होता है 25 किलो वोल्ट, इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी का सप्लाई देते हैं वो 50 हर्ट्ज, जो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी है वही। ये लोकोमोटिव के टाइप्स हैं, उसमें सप्लाई देते हैं। अब कंपोजिट सिस्टम क्या है, इसमें एसी डीसी दोनों होता है। यहाँ पे 1.5 किलो वोल्ट डीसी और या फिर 3 किलो वोल्ट डीसी यूज़ करते हैं अगर कंपोजिट सिस्टम रहा तो, मतलब एसी लोकोमोटिव या डीसी लोकोमोटिव दोनों हो सकता है ये। और 15 किलो वोल्ट एसी यूज़ करेंगे तो इसके साथ 16.17 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी, या 25 किलो वोल्ट अगर यूज़ करेंगे तो इसके साथ 50 हर्ट्ज वाला। डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन वही चीज़ है यहाँ पर फिर से। तो हमने बताया आपको कि 300 से लेकर के 3000 वोल्ट तक डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन में वोल्टेज यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें जानना क्या है कि 300 से 500 वोल्ट जो यूज़ करते हैं वो बैटरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। डेफिनेटली लोकोमोटिव होगा तो उसमें फ़ैन चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, और भी चीज़ें को ऑपरेट करने के लिए, चार्जिंग सॉकेट्स को करंट देने के लिए चीज़ें चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं। तो 300 से 500 वोल्ट जो होता है वो बैटरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। 600 से 1200 वोल्ट होता है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग अर्बन रेलवे में, लाइक शहरी रेलवेज में होता है, ट्रामवेज, जो आप कोलकाता वगैरह नियर बाई में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि कोलकाता में ट्रामवेज चलती हैं, तो उन सब मेट्रो ट्रेन, लाइट मेट्रो, हल्की जो मेट्रो ट्रेन होती हैं उसमें, तो इन सब चीज़ों में 600 से 1200 वोल्ट को यूज़ करते हैं। अब 1500 से 3000 वोल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं सबअर्बन मेन लाइन सर्विसेज, कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब या फिर हेवी मेट्रोज़ में, हेवी ट्रेन्स में। यहाँ पे देखिए ये लोकोमोटिव्स है, ठीक है, ये लोकोमोटिव्स है, इसमें मोटर कंट्रोल लगा हुआ है और ये ओवरहेड लाइन है जिससे हम लोग सप्लाई ला रहे हैं, डीसी की सप्लाई, ठीक है। ये पेंटोग्राफ इसको बोलते हैं और इस पेंटोग्राफ से ये कनेक्शन से करंट ले रहे हैं, यहाँ मोटर कंट्रोल में आ रहा है और मोटर कंट्रोल यहाँ पे व्हील में, मोटर में, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ये मोटर कंट्रोल है, मोटर में यहाँ पे दे रहे हैं और इससे व्हील घूम रहा है और ये हमारा ट्रैक्शन या फिर लोकोमोटिव चल रहा है ना। और ये क्या है, ट्रैक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन काम करता है। एसी इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे काम करता है, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम इज़ नाउ इलेक्ट्रीफाइड एज एसी इलेक्ट्रिफिकेशन। क्यों एसी इलेक्ट्रिफिकेशन, अब डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन से नहीं चलते हैं बहुत सारे, मैक्सिमम ऑफ द जो इलेक्ट्रिफिकेशन है या लोकोमोटिव है वो एसी इलेक्ट्रिफिकेशन से चलते हैं। वो कैसे, क्यों चलते हैं, क्योंकि एसी का अवेलेबिलिटी होता है जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी बात है जनरेट भी हम लोग एसी ही करते हैं पावर स्टेशन में, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। तीसरी बात यह है कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की अगर बात हुई तो वो एसी आसानी से हो जाता है, ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे हो जाएगा। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट और अहम बात है कि इसमें लेस नंबर ऑफ ट्रैक्शन सबस्टेशन यूज़ करना पड़ता है हम लोगों को, लाइक 50 to 60 किलोमीटर में एक ट्रैक्शन सबस्टेशन, मतलब रेलवे चलाने के लिए, लोकोमोटिव चलाने के लिए 50 से 60 किलोमीटर के बीच में एक ट्रैक्शन सबस्टेशन होता है। ये एसी इलेक्ट्रिफिकेशन की कहानी है। लेकिन वहीं अगर हम लोग डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन पीछे जा कर के देखें, इसकी कहानी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन में 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें चाहिए होता है ट्रैक्शन सबस्टेशन। तो इसका घाटा भी है कि ये मोर कॉस्टली हो जाता है ना।
तो एसी इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी, जैसे एडवांटेज में अगर काउंट करेंगे तो फ्यूअर सबस्टेशन रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, लाइटर ओवरहेड करंट सप्लाई वायर्स कैन बी यूज्ड, मतलब हल्के जो ओवरहेड वायर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये वाला देखें आप, ये ओवरहेड वायर्स है ना, ये ओवरहेड वायर है। इस ओवरहेड वायर में, इस ओवरहेड वायर का जो वेट होता है बहुत कम होता है इन केस ऑफ एसी इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद सपोर्ट, अब अगर ओवरहेड वायर का वेट कम होगा तो सपोर्ट स्ट्रक्चर भी कम देना पड़ेगा, कम हल्का यूज होगा। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूज हो सकता है यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या होगा, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरहेड वायर्स, फर्दर लिमिट्स क्लियरेंस इन टनल्स, है ना। डिसएडवांटेज क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है भैया, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। ओवरहेड वायर्स, फिर फर्दर लिमिट्स द क्लियरेंस इन टनल, मतलब जो ओवरहेड वायर्स होंगे, अब मान लीजिए टनल्स की बात करें, मतलब ये गुफा बना हुआ है, मान लो यहाँ से टनल्स बनाकर, टनल्स आप समझते हैं कि कैनाल्स या टनल्स बोल सकते हैं जो अंडरग्राउंड चलती है, वहाँ पर ओवरहेड लाइंस को बिछाना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की काम होती है। तो ये एक इसी इलेक्ट्रिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन को हम लोग ज़रूरी नहीं है कि ओवरहेड से ही दें, हम लोग इसको थर्ड रेल, फोर्थ रेल, एक कैटेगरी होता है उससे भी सप्लाई दे सकते हैं लोकोमोटिव को। तो थर्ड रेल फोर्थ रेल भी आपके सिलेबस में है, जब हम लोग उस चैप्टर में आएंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर बात करें हम लोग तो ट्रैक्शन सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है जो वो है हमारा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। समझ गए, पहला क्या है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या है कि पूरे सिस्टम में, पूरे प्रोसेस में, रेलवे चलाने में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है। कैसे हो सकता है, दो तरीके से। पहला, एक ये स्टीम इंजन यूज़ कर ले हम लोग, मतलब जो भाप से चलाते थे कोयला डाल करके, आपको याद होगा शोले मूवी अगर आप देखे हैं तो उसमें कोयला दिखाया है ना, कोयला फेंकते हुए। या फिर अगर आप ये मूवी भी आप देखे हैं, आप बहुत सारी मतलब ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें ये चीज़ दिखाई जाती है। तो स्टीम इंजन ड्राइव हो गया, या फिर इंटरनल कंबंसन इंजन ड्राइव, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी स्टेज में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब इसको अगेन दो टाइप में बांटा गया है। पहला क्या है, सेल्फ कंटेन्ड व्हीकल और लोकोमोटिव, मतलब यहाँ पे कि व्हीकल या लोकोमोटिव में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का तरीका होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का तरीका होता है। इस केस में क्या हो सकता है, या तो बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी लगा हुआ रहे ट्रैक्शन में, बैटरी से ही अगर ट्रैक्शन या लोकोमोटिव चले, है ना, व्हीकल चले, या फिर डीजल उसमें डाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे, तो ये सेल्फ कंटेंट हो गया, मतलब इसमें अलग से सप्लाई हम लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरा टाइप क्या है कि जो कि रिसीव करती है पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब उसके लिए सबस्टेशन बनाना पड़ेगा। मतलब ये ट्रैक्शन या लोकोमोटिव में इसके अंदर अपना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोई भी उपाय नहीं है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट नहीं होता है। मतलब इसको हम लोग फेड करते हैं, इसको हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से ला करके जनरेटिंग स्टेशन से पहले ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करके सब स्टेशन में लाते हैं, सब स्टेशन ट्रैक्शन सब स्टेशन जिसकी बात कर रहे थे, वहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके लोकोमोटिव्स में या फिर ट्रैक्शन के रेलवे सिस्टम में जो भी नेटवर्क होता है उसमें हम लोग देते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप का जनरली फेड करते हैं हम लोग ओवरहेड से, या फिर थर्ड वायर फोर्थ वायर आपको बताया है जो उससे उससे करते हैं ना, या ट्रामवेज, ट्रॉली बसेस आप लोग जानते हैं, ये लोकोमोटिव से, ट्रेन्स भी ऊपर जो पेंटोग्राफ से कलेक्ट करते हैं करंट, वो तरीका है ये इसका करने का। तो ये था दो बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब जैसे स्टीम इंजन ड्राइव जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, जो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि स्टीम इंजन ड्राइव कितना ज़्यादा ये जो है कितना ज़्यादा ये जो है धुआं छोड़ रहा है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल होता है बनाने में, सबसे सिंपल, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपल बन जाता है ये तुरंत का तुरंत, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन मतलब सिलेंड्रिकल एंड ड्राइविंग व्हील्स सिंपल होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। स्पीड कंट्रोल इजी होता है, मतलब जितना ज़्यादा कोयला इसमें झोंको उतना ज़्यादा स्पीड चलेगा, जितना कम कोयला झोंको उतना धीरे हो जाएगा। बट डिसएडवांटेज इसकी कितनी सारी हैं देख लो। ड्यू टू डिफिकल्टी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंडेंसर एंड, मतलब अगर इसमें कंडेंसर क्या होता है, जो कूल डाउन करता है, ठंडा करता है इंजन को,
वो इंस्टॉल करने में इसको प्रॉब्लम होती है स्टीम इंजन में, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका थर्मल इफिशियंसी जो होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 6 to 8% ओनली, 6 to 8% ही इसका थर्मल इफिशियंसी होता है। अब क्या होता है, लिमिटेड ओवरहेड कैपेसिटी, ओवरलोड कैपेसिटी होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर ओवरलोड कर दें तो भी ये स्पीड नहीं चल पाएगा, हो सकता है कि बहुत स्लो डाउन हो जाए, कितना भी कोयला आप झोंक दो उसके बाद भी। तीसरा एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये इसका 60% ही वर्किंग एफिशिएंसी होता है, वर्किंग डे एफिशिएंसी, बाकी 40% इसको मेंटेनेंस में डालना पड़ता है। मतलब क्या है कि अगर 100 दिन, अगर इससे 100 दिन के बारे में अगर सोचें कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से 100 दिन काम लेना है, तो इससे हम लोग 60 दिन ही काम ले पाएंगे, बाकी रेस्ट का 40 दिन इसको 40 डेज जो होगा मेंटेनेंस में डालना पड़ेगा। तो इसका इफिशियंसी बहुत कम होता है स्टीम इंजन ड्राइव का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं डीजल इंजन ड्राइव या फिर डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसको समझ लीजिए डीजल इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें जो मोटर जो लगा हुआ होता है वो डीजल इंजन, जो मोटर होता है वो डीजल से सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फिर वहाँ से उस मोटर में फिट करते हैं, मोटर चलता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि नो मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैक इज़ रिक्वायर्ड, मतलब स्टीम इंजन का जो ट्रैक है उसी ट्रैक में हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक इंजन भी चला सकते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी चला सकते हैं, डीजल लोकोमोटिव भी चला सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे कोई ओवरहेड फलाना टिकाना कुछ कंस्ट्रक्शन है नहीं। अगर इसमें हम ये धुआं वाले की जगह पे, ये लोकोमोटिव की जगह पे अगर हम चाहें कि नहीं हमें यहाँ पे डाल देना है क्या, डीजल वाला, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डाल देना है, तो उस केस में धुआं कम हो जाएगा, बस सिंपल यही होगा, है ना। थोड़ी सी एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी, जो ट्रैक्टिव एफर्ट होगा, जो फोर्स लगाने का, मतलब जो इसको बाकी कोचेस को खींचने का जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा इसमें, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क या स्टार्टिंग एक्सेलरेशन जिसको, मतलब बहुत जल्दी से ये स्पीड अप हो जाएगा ये ट्रेन, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव वाला ट्रेन, ठीक है। उसके बाद इसकी एक एडवांटेज ये है कि 90% ऑफ द डेज आर वर्किंग इसमें होता है, मतलब 100 दिन में ये 90 दिन काम करेगा, मात्र 10 दिन क्या होगा इसका मेंटेनेंस के लिए डालना पड़ेगा। 90 दिन वर्किंग हुआ, 10 दिन वर्क मेंटेनेंस के लिए डालना पड़ेगा। मोर इफिशियंट टू, तो स्टीम इंजन तो है, स्टीम इंजन से ज़्यादा इफिशियंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से कम इफिशियंट है अगेन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में जान चुके हैं हम लोग, है ना। जो डीजल या फिर स्टीम इंजन नहीं है, मतलब जो ओवरहेड या जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा जो इसमें एडवांटेज है वो क्लीनलीनेस है। आप समझिए कि स्टीम इंजन वाले में कितना धुआं था, है ना। डीजल वाले में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, डीजल जलता है तब, है ना। तो क्लीनलीनेस है इसमें। दूसरा क्या, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, लेसर स्टार्टिंग टाइम, बहुत जल्दी स्पीड अप हो जाता है, मतलब टाइम कम होता है। आप समझिए डीजल इंजन वाले की अगर बात करें, या फिर उसका डीजल नहीं सॉरी स्टीम इंजन की, तो उसमें जब तक कोयला झोंकेंगे बहुत सारा स्टीम का प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक पिस्टन मूव नहीं करेगा, तब तक ट्रैक्शन या फिर रेलवे या फिर व्हीकल मूव नहीं करेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के केस में बहुत कम टाइम में रेलवे मूव करना लगता है, या फिर ट्रैक्शन या फिर लोकोमोटिव मूव करने लगता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मतलब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है, मतलब ओवरलोड या हेवी लोड को ये खींच सकता है, हॉल कर सकता है ना। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज़ पॉसिबल। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, वो ब्रेकिंग सिस्टम है आगे चैप्टर में, उसे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। छोटी सी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आप समझ लीजिए, जो ब्रेकिंग के टाइम एनर्जी लॉस होने का डर होता है उसको बचा लेते हैं हम लोग और वापस से उसको सेव कर लेते हैं। छठवां क्या है एडवांटेज, तो सेविंग ऑफ हाई ग्रेड कोल। डेफिनेटली अगर स्टीम इंजन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कोयला जलाना पड़ता है हम लोगों को, तो वो सेव हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में। डिसएडवांटेज लेकिन क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि ये कितना जंजाल बना हुआ है, ये ओवरहेड लाइंस लगाना है, इसको सप्लाई करना है, इसको फेड करना है, अब इसको सप्लाई करने के लिए इसको फिर से कंट्रोल भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम, बहुत सारा है, जो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक बार गलती से फिर पावर फेल्योर कभी हुआ तो कहीं ना कहीं ये ट्रैक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, इसको हम लोग फिर बढ़ा भी नहीं सकते, तो दैट कैन काउज अ ट्रैफिक इशू, है ना।
ये होती है। आप लोग अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या फिर वैसे ट्रेन में बैठे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो कभी आप ये फेस किए होंगे कि लाइट गई तो ट्रेन भी बंद हो जाता है, आप लोग रुके हुए रहते हैं फिर लाइट आने के इंतज़ार तक। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, दैट इज़ the locomotives which are running on the electricity supply। तीसरा एक डिसएडवांटेज क्या है कि आप देखिए ये ओवरहेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, इनके अगल बगल में अगर हम कोई कम्युनिकेशन लाइन लगा दें या फ़ोन का केबल लगा दें या फिर केबल टीवी केबल जिसको बोलते हैं हम लोग, डिश केबल बोलते हैं, वो सब लगा दें, तो इसका जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल हैं, इस लाइंस हैं, इसका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इंटरफेयर करेगा इन फ़ोन केबल्स में, कम्युनिकेशन लाइंस में, तो वो प्रॉब्लम करती हैं। फिर वो कम्युनिकेशन आपको अच्छे से हेलो हेलो आवाज़ सुनाई नहीं देगा, अच्छे से आपके केबल में, आपके टीवी में वो ये नहीं आएगी, पिक्चर्स नहीं आएंगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, आपको यहाँ से फिर इसको हटा करके दूर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है कि सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ हो सकता है किसमें, तो ये यूज़ हो सकता है आपका इलेक्ट्रीफाइड रोड में ही, जहाँ पर ऐसे बने हुए हों इस तरह के जो ओवरहेड लाइंस या फिर ऐसे ये सपोर्ट स्ट्रक्चर जिसमें ओवरहेड लाइंस लगे हुए हों, तभी ये यूज़ हो सकता है। आप इसमें देखिए 2 डायग्राम दिखाया गया है। ये ऊपर वाला खूबसूरत सा जो ट्रेन है वो हमारा भारत का ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं है, लेकिन वंदे भारत इससे भी खूबसूरत है। आपको ध्यान रहे, वंदे भारत जो ट्रेन है ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। तो हमारा भारत महान है, बहुत ही प्यारा है। ये इजिप्ट की है फ़ोटो, और ये जो ट्रेन दिख रही है यहाँ पर, ये ट्रैक्शन सिस्टम दिख रही है, वो चेन्नई की फ़ोटो है। नेक्स्ट एक लास्ट स्लाइड है, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। चॉइस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम लोग चॉइस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम कैसे करते हैं, आपको बता दिया मैंने सारे चीज़, डीजल इंजन ड्राइव, स्टीम इंजन ड्राइव और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, या फिर जो लोकोमोटिव्स जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से चलते हैं। होती बात ये है कि आपको चूज़ करना है कि ट्रैक्शन सिस्टम कौन सा सुटेबल है, बट वन थिंग लेट मी टेल यू कि आप चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि कौन से एरिया में इसको यूज़ करना है, लाइक अर्बन, सब अर्बन, रूरल एरिया, या फिर कैसे ट्रैक में या फिर कैसे रूट्स में यूज़ करना है, रूट्स में यूज़ करना है, वहाँ पे अगर ओवरहेड लाइंस हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चूज़ करेंगे या चॉइस करेंगे इलेक्ट्रिक सिस्टम का, डीजल इंजन करना है, स्टीम इंजन करना है। जैसे कि मान लो कि जो ट्रैक जो रूट इलेक्ट्रीफाइड है ही नहीं, तो वहाँ पे एसी इलेक्ट्रिफिकेशन, डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन या सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से हम लोग ओवरहेड लाइन से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को डीजल इंजन ड्राइव ही यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस आर द बेसिकली क्राइटेरिया, मतलब हर चीज़ का अपना अपना यूज़ है। we will have to think that what kind of application we are going to do, like कहाँ पे और कौन से एरिया में हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था ट्रैक्शन का चैप्टर नंबर 1, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको नोट्स चाहिए डेफिनेटली, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर करके बताएं, हम आपको उसमें नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर लो, और डिप्लोमा के बच्चों को तो एटलीस्ट फैला दो ये वीडियो, ताकि उन्हें आसानी हो समझने में, और ये फुल टू फुल मार्क्स अचीव करने वाली बात है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।